हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी हमारा कोई ऐसा कंसेप्ट छूट जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमें लंबे समय तक फेस करनी पड़ती है। कभी भी उस कंसेप्ट से रिलेटेड हमको कोई क्वेश्चन मिल जाए तो हम उतना कॉन्फिडेंटली सॉल्व नहीं कर पाते। सेम ऐसी ही प्रॉब्लम क्लास 12th में आती है उन स्टूडेंट्स के साथ जिन स्टूडेंट्स ने 11th में जर्नल एंट्रीज को बहुत लाइटली लिया, जिनका जर्नल एंट्री का कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, उनको 12th में जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम आती ही है। अब आज वाली एक क्लास में तो हम सारी जर्नल एंट्रीज डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी जर्नल एंट्री बेस्ड वीडियोस मैं बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि 11th में जो चीजें हमारी वीक रह गई हों उनको भी यहां पे कवर किया जाए, ताकि लॉजिक्स आज से ही डेवलप होना चालू हो और एटलीस्ट क्लास 12th में हम लॉजिकली क्वेश्चंस को समझ के कर पाएं। तो आज वाली क्लास में स्टार्ट करते हैं हम जर्नल एंट्रीज का डिस्कशन। और ये जर्नल एंट्रीज जो है वो बेसिकली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की है, मतलब चैप्टर नंबर 1 की जर्नल एंट्रीज हैं। ये जर्नल एंट्रीज हर चैप्टर में मिलेंगी आपको। इनफैक्ट पूरे क्लास 12th में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें क्वेश्चन सिर्फ जर्नल एंट्रीज बेस्ड आते हैं। 11 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 11th में तो केवल एक या दो टॉपिक थे, रेक्टिफिकेशन था और बेसिक क्वेश्चंस थे जर्नल एंट्री पे बेस्ड। लेकिन क्लास 12th में पार्टनरशिप में भी है, पार्टनरशिप में भी एडमिशन में भी जर्नल एंट्रीज है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है, डिसोल्यूशन में भी है, फिर शेयर कैपिटल आएगा उसमें भी जर्नल एंट्रीज होंगी, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स पढ़ेंगे हम, उसमें भी जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। तो जर्नल एंट्रीज का वेटेज अच्छा खासा है। तो आप ऐसा सोचें कि हम एंट्रीज याद करके चले जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो कोशिश ये करिए, मैं तो ट्राई करूंगा ही कि हर जर्नल एंट्री को लॉजिकली कनेक्ट करवा पाऊं कि 11th में हमने क्या पढ़ा था और यहां पे हम क्या समझ रहे हैं, ताकि अगर वहां पे कोई भी चीज छूट गई हो तो एटलीस्ट वो कवर अप हो जाए। खैर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं डायरेक्ट किसी क्लास 12th के पार्टनरशिप बेस्ड न्यूमेरिकल को नहीं ले रहा हूं। पहले हम बेसिक सी बात करते हैं। एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन है जिसकी जर्नल एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले तो ये सोचिए कि ये जर्नल एंट्री किस ट्रांजैक्शन की है। ये जर्नल एंट्री है, हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की और वो सैलरी कैश में पे की, तो ये एंट्री पास होती है। इसका रूल क्या है? रूल ये है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट कर दिया, असेट कम हुआ तो क्रेडिट कर दिया। 11th में मॉडर्न अप्रोच से हम पढ़ाई करते हैं। मॉडर्न अप्रोच में 4 पिलर्स होते हैं, असेट, एक्सपेंस, इनकम्स, लायबिलिटीज, और सबके दो दो रूल हैं। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंस कम हो गया अगर तो क्रेडिट किया जाएगा। असेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, असेट कम हो गया तो क्रेडिट करेंगे। इनकम्स और लायबिलिटीज में ऑपोजिट रूल लगता है, इनकम बढ़ेगी या लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट कर दिया जाएगा, अगर इनकम या लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट कर दिया जाएगा। ये 8 रूल्स हैं, 2 एक्सपेंस के, 2 असेट के, 2 इनकम के, 2 एक्सपेंस के। और अगर ये रूल्स हमको वहां अच्छे से समझ में नहीं भी आए तो भी ट्राई करिएगा कि जो लॉजिक्स मैं आज आपको समझा रहा हूं वो एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए। ये एंट्री पास होती थी जब हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी देते थे। अब इस एंट्री में एक तो एक्सपेंस इन्वॉल्व है और एक असेट इन्वॉल्व है। अब अगर कोई एक्सपेंस इन्वॉल्व है, ये एंट्री मेरी कब पास हुई? ये एंट्री मेरी जब भी मैंने सैलरी पे की होगी तब ये एंट्री पास कर ली होगी। से फॉर एग्जांपल मैंने 15 जून को सैलरी पे की तो 15 जून को मैं ये एंट्री पास करूंगा। लेकिन जब ईयर एंड आएगा 31 मार्च, तो 31 मार्च को इन दोनों आइटम्स में से, जो डेबिट में दिख रहा है और जो क्रेडिट में दिख रहा है, इन दोनों में से कोई एक्सपेंस है क्या? बिल्कुल है। ये जो सैलरी है ये मेरे लिए एक्सपेंस है, तो इस एक्सपेंस को मैं ट्रांसफर कर दूंगा P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। जो सैलरी मैंने डेबिट की थी उस सैलरी को मैं यहां पे क्रेडिट कर देता हूं, क्योंकि मैं सैलरी अकाउंट क्लोज करना चाहता हूं। मैं सैलरी अकाउंट क्लोज क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि ईयर एंड पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने जाते हैं तो जितने भी इनकम्स वाले अकाउंट होते हैं और जितने भी एक्सपेंसेस वाले अकाउंट होते हैं वो सारे के सारे अकाउंट क्लोज किए जाते हैं, या तो P&L में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या फिर ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन असेट्स और लायबिलिटीज के जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें कभी भी क्लोज नहीं किया जाता। इसीलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंसेस की शीट। बैलेंस शीट का मतलब ही यही है कि जो बैलेंसेस ओपन रह गए हैं, जो क्लोज नहीं हुए हैं, उनकी एक शीट बना लो, उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, और उसमें केवल असेट्स और लायबिलिटीज आती हैं,
कभी भी इनकम्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस शीट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो सारे अकाउंट क्लोज कर दिए गए। कैसे क्लोज कर दिए गए? या तो पीएनएल में ट्रांसफर कर दिए गए या ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिए गए। ये हमने 11th में सीखा था। और जो ये एंट्री पास की हमने, इसको ट्रांसफर एंट्री बोला जाता है। ये ट्रांसफर एंट्री है, क्लोजिंग एंट्रीज का ही एक पार्ट है। 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब हम क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। और क्लोजिंग एंट्रीज का ही एक पार्ट है ट्रांसफर एंट्रीज, जिसमें हर इनकम को, हर एक्सपेंस को या तो ट्रेडिंग में या पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जैसे यहां पे कैश है, अब कैश की अलग से कोई ट्रांसफर एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कैश मेरा एक्सपेंस नहीं है, कैश मेरा असेट है। असेट्स और लायबिलिटीज की कभी कोई ट्रांसफर एंट्री नहीं होती है, हमेशा इनकम्स और एक्सपेंसेस की ही ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं। अब ये सारी चीजें तो 11 से कनेक्टेड हैं। अब हमको क्या 12th में पढ़ना है उसको ध्यान से समझिए। अब क्या है कि हम यहां पे एम्प्लॉय को तो सैलरी देंगे नहीं। अब हम यहां पे क्लास 12th में हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है, उसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जनरल एंट्रीज पढ़ते हैं। तो यहां पे हम सैलरी किसको देते हैं? हम सैलरी देते हैं पार्टनर को। तो जब पार्टनर को सैलरी देंगे तो एंट्री होगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, टू कैश नहीं करेंगे, यहां पे करेंगे टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। अब ये टू कैश की जगह टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया क्योंकि देखिए, अब जो हम सैलरी दे रहे हैं वो किसी एम्प्लॉय को नहीं दे रहे हैं कि इमीडिएटली हम उसे कैश में या बैंक के थ्रू पे कर दें। हम सैलरी दे रहे हैं पार्टनर को, और बेसिकली हम उसको सैलरी दे भी नहीं रहे हैं, हम केवल सैलरी अलाउ कर रहे हैं। हम उसके कैपिटल अकाउंट में ये पैसे डाल देंगे, क्योंकि देखिए वो मालिक है, मालिक जब चाहे पैसे निकाल सकता है। हम हर बार सैलरी दें तो उसको कैश में दें, कमीशन दें तो कैश में दें, ऐसे छोटे छोटे अमाउंट्स उसको कैश में नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है। हमें करना सिर्फ ये है, चाहे सैलरी हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कमीशन हो, सारी चीजें उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दी जाए, उसके कैपिटल में प्लस कर दी जाए। फिर जब भी उसको पैसे विड्रॉ करने होंगे वो ड्रॉइंग्स के फॉर्म में पैसे विड्रॉ कर सकता है। इसीलिए हम यहां पे टू कैश कभी नहीं करते। यहां का लॉजिक क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट, सॉरी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, उसका लॉजिक तो सेम है, एक्सपेंस बढ़ गया फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल में लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। जैसे याद कीजिए 11th में क्या हुआ करता था, अगर हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाए तो एंट्री होती थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। वो भी यहां पे लिख देता हूं। उस समय एंट्री हुआ करती थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब ये जो एंट्री थी, इसमें जो ये टू आउटस्टैंडिंग सैलरी हम करते थे, उसका लॉजिक भी सेम था, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती थी। वैसे ही यहां पे टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल करना मतलब लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। ऐसा इसीलिए नहीं है कि हम पार्टनर को सैलरी दे नहीं पाए, हम पार्टनर को सैलरी देना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ उसके कैपिटल अकाउंट में डालना चाहते हैं। जब उसको पैसे निकालने होंगे वो निकाल लेगा। तो इसीलिए हर आइटम की, चाहे हम सैलरी दें, चाहे कमीशन दें, चाहे हम प्रॉफिट दें, हमेशा एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट होना ये इंडिकेट करता है कि बैलेंस बढ़ रहा है कैपिटल का, मतलब कि पार्टनर को कुछ ना कुछ हम दे रहे हैं। अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दे, मतलब हम उसके अकाउंट से कोई ना कोई अमाउंट काट रहे हैं। जैसे ड्राइंग्स, अभी उसकी भी एंट्रीज देखेंगे। तो मेरे ख्याल से 11th में हम जो करते थे और जो 12th में कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। वहां पे हम इमीडिएटली कैश में सेटलमेंट कर देते थे, लेकिन यहां पे चूंकि बात पार्टनर की हो रही है, इसीलिए हम कैश में पे नहीं कर रहे हैं, हम केवल ड्यू की एंट्रीज पास कर रहे हैं। ये सैलरी हमने ड्यू कर दी, उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। अब जब भी वो पैसा विड्रॉ करना चाहे वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। अब मुद्दे की बात यह है कि जो ये पार्टनर सैलरी अकाउंट है, ये अगेन एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है। तो एक एंट्री हमें और पास करनी पड़ेगी, इस एक्सपेंस को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। और ये एक्सपेंस जो है वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, वो ट्रांसफर होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
तो जो एंट्री सेकंड पास होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। देखिए, पहले P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट किया, ये एंट्री भी 31 मार्च को होती है, और ये जो P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी दिख रहा है आपको, ये एंट्री भी पास होती है 31 मार्च को। पर अब चूंकि क्लास 12th में हम एडमिशन और रिटायरमेंट और पार्टनरशिप की एंट्रीज पढ़ते हैं, और ये सारी की सारी एंट्रीज जो है वो 31 मार्च की ही होती है जनरली, इसीलिए 31 मार्च की सैलरी की मेन वाली एंट्री भी हो रही है और 31 मार्च को ही ट्रांसफर वाली भी एंट्री हो रही है। जबकि अगर आप ऊपर वाला एग्जांपल देखेंगे तो ये सैलरी टू कैश जो है वो कभी भी हो सकता था। जून में पैसे दिए तो जून में एंट्री होगी, जुलाई में पैसे दिए तो जुलाई में एंट्री होगी, या फिर अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे 12 महीने हमने सैलरी पे की है तो सैलरी टू कैश 12 बार एंट्री होगी, और फिर ईयर एंड में एक एंट्री पास करके उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पे 12th में ऐसा है कि पार्टनर की सैलरी जो है वो ड्यू ही 31 मार्च को कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा उसके बाद ही पार्टनर को सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा उसके बाद ही पार्टनर को कमीशन मिलेगा। तो सारे के सारे कैलकुलेशंस जो हो रहे हैं वो नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन के बाद हो रहे हैं, इसीलिए ये सारी एंट्रीज जो हैं, चाहे सैलरी वाली हो चाहे कमीशन वाली हो, ये सारी एंट्रीज 31 मार्च को हो रही हैं और फिर वो ट्रांसफर हो जाती हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L अकाउंट में नहीं, क्योंकि P&L अकाउंट तो बन चुका, वहां से नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो चुका, अब बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसमें ये सारे आइटम्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वैसे ही देखिए, सैलरी हो गई। अब अगर मुझे किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो एंट्री पास होगी पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। से फॉर एग्जांपल सिर्फ बी को ही कमीशन मिल रहा है तो यहां पे टू बीस कैपिटल एंट्री पास हो जाएगी। लॉजिक बिल्कुल सेम है, एक्सपेंस बढ़ गया और लायबिलिटी भी बढ़ गई। अगेन जो ये एक्सपेंस दिख रहा है, ये मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। एक और चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, जब भी हम ट्रांसफर एंट्री पास करते हैं तो अगर एक्सपेंस डेबिट हुआ था पहले तो अब वो एक्सपेंस आपको क्रेडिट होता दिखेगा, क्योंकि हम उस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। जब मैंने P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी की तो ये सैलरी का जो अकाउंट है, ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। कैपिटल अकाउंट को क्लोज क्यों नहीं किया? क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो मुझे बैलेंस शीट में दिखाना है, वो लायबिलिटी है। लायबिलिटीज और असेट्स, फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, लायबिलिटीज और असेट्स इनके अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया जाता है, केवल इनकम्स और एक्सपेंसेस अकाउंट को ही क्लोज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हम एक एक करके वो जर्नल एंट्रीज डिस्कस करते हैं जो क्लास 12th के इस चैप्टर में हमको मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें उससे पहले चार्जेस पे करना कंपलसरी है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो वो एप्रोप्रिएशन है, कमीशन दे रहे हैं वो भी एप्रोप्रिएशन है, लेकिन अगर हम पार्टनर को किराया दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन पे करें वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो हमेशा पहले चार्जेस की एंट्री पास होती है, सीक्वेंस समझ लीजिए, पहले हमेशा चार्जेस की एंट्री पास होती है, वो सारे चार्जेस P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, उसके बाद एंट्री होती है एप्रोप्रिएशंस की, क्योंकि पहले चार्जेस हमको पे करने रहते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, उसके बाद उस प्रॉफिट को बांटा जाता है। तो हमेशा जर्नल एंट्रीज पास करते समय भी सीक्वेंस यही रहेगा, पहले चार्जेस की एंट्री, उसके बाद प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है, वो जर्नल एंट्रीज में आपको दिखेगा नहीं, उसके बाद हम पास करते हैं एप्रोप्रिएशंस की एंट्री। तो हम कौन कौन से चार्जेस जो है क्लास 12th में देखते हैं इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में। पहला चार्ज है इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा चार्ज है पार्टनर का रेंट। अब देखिए उनकी क्या एंट्रीज पास होती हैं। पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। अब ये वाली एंट्री का भी लॉजिक बिल्कुल सेम है, एक्सपेंस मेरा बढ़ गया, लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई।
एक आइटम है एक्सपेंस और एक आइटम है लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, लॉजिक दोनों का सेम है, लेकिन यहां पे टू एज लोन लिखा, एक एक कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर नहीं होता। मैंने पहले भी बताया है आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी नहीं जाता क्योंकि ये चार्ज है। वैसे ही सेम ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी नहीं जाता क्योंकि ये चार्ज है। तो ये चार्ज है तो ये इंस्टेड ऑफ कैपिटल लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो पहली एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज लोन। ये हमने किया क्या, ये हमने ए को उसके लोन पे इंटरेस्ट अलाउ किया है, पे नहीं किया है, सिर्फ ड्यू किया है। ड्यू की एंट्री में ही एक्सपेंस बढ़ता है और लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब दूसरा आइटम क्या ड्यू किया हमने, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, जिसको हम आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ये एंट्री बिल्कुल 11th जैसी ही है। 11th में भी आउटस्टैंडिंग रेंट की यही एंट्री पास होती थी और 11th में भी इंटरेस्ट ऑन लोन की भी यही एंट्री पास होती थी। आप रिकॉल करिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक लोन लिखते थे वहां पे, यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज लोन लिख रहे हैं। तो लॉजिक तो बिल्कुल सेम ही है, वहां पे बैंक का लोन हुआ करता था, यहां पे पार्टनर का लोन है। तो यहां पे भी रूल्स वही लग रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ गया, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज लोन, रेंट अकाउंट डेबिट, तो या तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट कर सकते हैं या टू रेंट पेबल भी कर सकते हैं। अब अगर ऑब्जर्व करें, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये मेरे लिए एक्सपेंस है और ये रेंट भी मेरे लिए एक्सपेंस है। अब ये एक्सपेंस है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस की एंट्रीज पास करेंगे तो 31 मार्च को उनको ट्रांसफर करने की भी एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। अब ये दोनों एक्सपेंसेस एक साथ ट्रांसफर हो गए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू रेंट, पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखिए यहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट नहीं किया है हमने, पीएनएल अकाउंट डेबिट किया है। क्यों पीएनएल अकाउंट डेबिट किया, क्योंकि ये दोनों जो एक्सपेंसेस दिख रहे हैं ये दोनों चार्जेस हैं, ये एप्रोप्रिएशंस नहीं है, ये चार्जेस हैं, इसीलिए ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएंगे, ये पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। ये ट्रांसफर एंट्री हो गई। ट्रांसफर एंट्री कब करनी पड़ेगी, जब भी कोई इनकम या एक्सपेंस नेचर का आइटम दिखेगा तो ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेगी। अगर कोई इनकम होती तो भी ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ती, लेकिन तब पीएनएल अकाउंट डेबिट नहीं होता, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाता। फिलहाल पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ है और इसीलिए आप देखिए 11th में ऐसा भी होता था, जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते थे तो डेबिट साइड लिखते थे टू इंटरेस्ट, अगर कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस है तो, और डेबिट साइड ही लिखते थे टू रेंट। तो जो ये हम पीएनएल में ट्रांसफर करके लेजर बनाते थे ये उसी की जर्नल एंट्री है। 31 मार्च को पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है वो हमें फिर भी याद आता है, लेकिन ये एंट्री का लॉजिक हमको समझ में नहीं आता। तो जो हम पीएनएल अकाउंट बनाया करते थे ये उसी की जर्नल एंट्री पास हो रही है। पीएनएल अकाउंट डेबिट हो गया टू इंटरेस्ट ऑन लोन और टू रेंट अकाउंट। इससे क्या हुआ, इससे मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट और रेंट अकाउंट दोनों अकाउंट जो है वो क्लोज हो गए, दोनों पीएनएल में ट्रांसफर हो गए। हर एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करना ही पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये बात यहां तक समझ में आ गई आपको। ये चार्जेस की एंट्रीज हैं, पहले चार्जेस की एंट्रीज करनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले मैं पार्टनर को एप्रोप्रिएशन पे नहीं कर सकता बिना चार्ज पे किए। तो अगर कोई चार्ज है तो पहले उसकी एंट्री हो गई। अब एप्रोप्रिएशंस की क्या एंट्रीज होंगी वो आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। देखिए जो मैंने पहले आपको बताया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस बढ़ गया, टू एस कैपिटल लायबिलिटी बढ़ गई, टू बीस कैपिटल ये भी लायबिलिटी बढ़ गई। जो भी चीज मुझे पार्टनर को देनी होगी वो मैं उसे कैश में नहीं पे करूंगा, उसके कैपिटल में डाल दूंगा। कैपिटल में डाल दूंगा मतलब उसके कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। अगर कैपिटल से निकालना हो तो कैपिटल को डेबिट किया जाता है। तो ये एंट्री मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। पार्टनर सैलरी वाली एंट्री देखिए, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये तो अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सेम लॉजिक है, एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। और लायबिलिटी हमेशा बढ़ेगी ही, क्योंकि हम कोई भी चीज उन्हें कैश में पे कर ही नहीं रहे हैं, इमीडिएटली सेटलमेंट तो हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए बार बार ये टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल ही आपको दिखेगा और लॉजिक भी बिल्कुल सेम रहेगा। एक्सपेंस बढ़ेगा, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। पार्टनर्स कमीशन में भी देखिए, एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, लायबिलिटी भी हमारी बढ़ गई। देन एक ऐसा आइटम होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिकॉल करिए,
सारे के सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो हम पार्टनर को देते हैं, केवल एक आइटम ऐसा होता है जो हम उनसे लेते हैं, जो फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए जो है वो एक्सपेंस है। हमें तो अकाउंटिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी है, तो वो जो एकमात्र ऐसा आइटम है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री देखिए, एस कैपिटल अकाउंट यहां पे डेबिट हुआ, बीस कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हुआ, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। यहां पे हुआ क्या, यहां पे लायबिलिटी हमारी कम हो गई। लायबिलिटी कम कैसे हो गई, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पैसा जो पार्टनर से लेना था वो उनके कैपिटल अकाउंट से काट लिया, तो काट लिया तो एक प्रकार से हमारी लायबिलिटी कम हो गई, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो हमारे लिए इनकम है, ये इनकम हमारी बढ़ गई। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, सैलरी हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे पार्टनर का कमीशन हो, ये सारे आइटम्स हम उन्हें पे कर रहे थे। पहला ऐसा आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हम पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं, वो फर्म के लिए इनकम है, और फर्म के लिए इनकम है इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अकाउंट से ये पैसा काटा जा रहा है। खैर, आगे देखते हैं। अब समझिए, अब इतनी सारी एंट्रीज हो गई, अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि भाई 31 मार्च है, किन किन अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा जो इनकम नेचर के हैं या फिर एक्सपेंस नेचर के हैं। पहली एंट्री में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा, ये अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ेगा, ये पहला अकाउंट है जो क्लोज होगा। पार्टनर सैलरी सेकेंड अकाउंट जो क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है। देन पार्टनर्स कमीशन, ये तीसरा अकाउंट है जो क्लोज करना पड़ेगा, ये भी एक्सपेंस नेचर का है। बाकी सब में एस कैपिटल बीस कैपिटल लिखा है, ये लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज को क्लोज नहीं किया जाता। उसके बाद ये चौथा अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये अकाउंट इनकम नेचर का है, इसको भी क्लोज किया जाएगा, इसको भी ट्रांसफर किया जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब देखिए ट्रांसफर एंट्री कैसे पास होगी, देखिए समझिएगा ध्यान से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन, ये पहला खर्चा, ये दूसरा खर्चा, ये तीसरा खर्चा। आप चाहें तो तीनों एक्सपेंस को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की तीन अलग अलग एंट्रीज पास कर सकते हैं, पर इससे हमारा ही बर्डन बढ़ेगा। मुझे मालूम है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करना है अगर, तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर पार्टनर सैलरी अकाउंट को क्लोज करना है तो उसे भी क्रेडिट करना पड़ेगा, और पार्टनर्स कमीशन को भी क्लोज करना है तो उसे भी क्रेडिट किया जाएगा। तो तीनों को एक साथ क्रेडिट किया जा सकता है, तीनों को एक साथ क्रेडिट किया जा सकता है। यहां पे तीनों को एक साथ क्रेडिट कर दिया और पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफर एंट्रीज कैसे पास हो रही हैं। हर आइटम की एक ट्रांसफर एंट्री भी पास हो सकती है, लेकिन हम अलग अलग अगर एंट्रीज पास करने जाएंगे तो हमारा ही टाइम खराब होगा और एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्वेश्चन। इसीलिए हम सारे अकाउंट्स की एक ट्रांसफर एंट्री पास कर लेते हैं, सारे एक्सपेंसेस की एक एंट्री पास कर लेते हैं। खैर, और आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीएनएल में ट्रांसफर होगा क्या? ट्रांसफर तो ये भी होगा, तो उसकी क्या एंट्री होगी वो यहां पे मैंने नहीं की है, वो एंट्री यहां पे होनी चाहिए। एंट्री नंबर 6 एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ये एक एक्स्ट्रा एंट्री हमने क्यों पास की। ये इनकम नेचर का अकाउंट है और ये भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होना चाहिए, इसीलिए हमने एक एंट्री और पास कर ली। एक्सपेंसेस तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो ही गए थे, अब इनकम को भी हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इनकम हो चाहे एक्सपेंस, ट्रांसफर दोनों को ही करना पड़ता है। तो ये हो गई बेसिक एंट्रीज एप्रोप्रिएशंस की। क्या इतनी ही एंट्रीज होंगी क्या? देखिए, आपके दिमाग में एक सीक्वेंस चलाने की कोशिश करेंगे ना तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या दिया जाता है? सबसे पहले चार्जेस दिए जाते हैं। हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, उसकी एंट्री हो गई। वापस देख लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, उसकी एंट्री हो गई। उसके बाद हमने रेंट दिया, उसकी एंट्री हो गई। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये दोनों आइटम्स जो थे ये चार्जेस थे, उन चार्जेस को हमने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उसकी भी एंट्री हो गई। तो कुल मिला के चार्जेस का पूरा मैटर खत्म हो गया। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो गई। अब इसमें से सीक्वेंस ये जो है ऐसा ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप चाहें तो पहले सैलरी दें, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करें, फिर कमीशन की एंट्री करें, या जैसा चाहे आप कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस हैं, ये एप्रोप्रिएशंस चार्जेस के बाद दिए जाएंगे बस। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इकलौता ऐसा आइटम जो हम पार्टनर से चार्ज करते हैं और फर्म के लिए इनकम होता है, उसकी एंट्री पास कर ली। फिर इन दोनों की ट्रांसफर एंट्रीज भी पास कर ली। जितने एक्सपेंसेस थे 1 2 3, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे के सारे एक साथ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है उसे भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। खैर, ये समझ में आ गया। तो अब ये सोचिए जरा कि क्या सिर्फ इतनी ही एंट्रीज होंगी कि कुछ और भी छूट रहा है? एक दो आइटम्स और हैं जो छूट रहे हैं, वो क्या है, अब उनकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, हमने सैलरी वगैरह दे दी, कमीशन दे दिया, सब दे दिया, उनको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर भी कर दिया। अब बचा क्या? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री हमने पास की। चार्जेस की और एप्रोप्रिएशंस की एंट्रीज पास करने के बाद वो सारे चार्जेस हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिए, वो जो एप्रोप्रिएशंस थे वो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व में भी कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो उसकी एक एक्स्ट्रा एंट्री पास हो जाएगी। याद रखने वाली बात यह है कि ये ट्रांसफर एंट्री ही है अपने आप में, इसकी कोई ड्यू की एंट्री नहीं होगी। तो यहां पे ये दिमाग नहीं लगाना है कि सेकेंड एंट्री क्या होगी, क्योंकि यहां पे केवल ट्रांसफर एंट्री ही हो रही है। कोई पार्टनर को पे तो कर नहीं रहे हैं कि पहले ड्यू करें उसके बाद एक्सपेंस को ट्रांसफर करें। इसीलिए यहां पे जनरल रिजर्व में आपको सीधे ट्रांसफर एंट्री दिखती है। इनफैक्ट जो ये लास्ट एंट्री है हमारी, ये भी सीधे ट्रांसफर एंट्री है। देखिए, पीएनएल टू जनरल रिजर्व, ये एक ट्रांसफर एंट्री है। ट्रांसफर एंट्री है मतलब मुझे इसका सेकंड पार्ट नहीं मिलेगा, कहीं भी कहीं ड्यू की एंट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ एक एंट्री मिलेगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। सेम वैसे ही जो ये लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट के ट्रांसफर की एंट्री है, और चूंकि ये दोनों एंट्रीज जो है ये ट्रांसफर की एंट्रीज हैं, इसीलिए अलग से ड्यू की कोई एंट्री नहीं दिख रही है आपको। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए, पहले हमने चार्जेस ड्यू किए, उन्हें पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया। फिर हमने एप्रोप्रिएशंस ड्यू किए, उन्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जब ये सारी चीजें हो गई तो लास्ट में हमने एक जनरल रिजर्व की एंट्री पास की कि इतना अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए। उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। तो उन दोनों की तो डायरेक्ट ट्रांसफर एंट्रीज होंगी, ड्यू की एंट्री अलग से नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक दो एंट्रीज और हैं, वो भी देख लेते हैं। ये प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम की है। आपने 11th में भी देखा होगा, लिखा होता था बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो एंट्री क्या पास होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वैसे ही अगर पार्टनर कभी पैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, टू एस कैपिटल एंट्री हो जाएगी। वहां पे टू कैपिटल होती थी, यहां पे टू एस कैपिटल या टू बीस कैपिटल हो जाएगी। क्या ये एंट्री प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है? क्या प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में लिखा होता है कि ए ने पैसे बीच में लगाए साल में या पैसे विड्रॉ किए, तो इसीलिए एक दो एडिशनल एंट्रीज हम और देख लेते हैं, ताकि जो ये इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस हैं इनकी जर्नल एंट्रीज आपसे प्रॉपरली बनने लग जाएं। जैसे एडिशनल कैपिटल की ये एंट्री है, वैसे ही कैपिटल विड्रॉल की एंट्री है 20 कैपिटल टू कैश। जस्ट ऑपोजिट एंट्री है। ए ने पैसे लगाए तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, टू एस कैपिटल। बी ने पैसे विड्रॉ किए तो एंट्री पास हो गई 20 कैपिटल टू कैश। तो 11th में तो ड्राइंग्स की अलग एंट्री हुआ करती थी। 11th में ड्राइंग्स की क्या एंट्री हुआ करती थी वो भी बता देता हूं। ये एंट्री होती थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये ड्राइंग्स की एंट्री है, जबकि ये जो 20 कैपिटल टू कैश दिख रहा है ये कैपिटल विड्रॉ करने की एंट्री है। दोनों में फर्क है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ड्राइंग्स और कैपिटल का विड्रॉल ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो एंट्री होगी 20 कैपिटल टू कैश या फिर पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, और अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो एंट्री होगी ड्राइंग्स टू कैश। अच्छा, एक बात और है,
ये लास्ट में मैंने एक और एंट्री कर रखी है, ये एंट्री और इस एंट्री को जरा कोरिलेट करिएगा। हम साल भर जून में पैसे निकाले तो एंट्री पास करेंगे ड्रॉइंग्स टू कैश, फिर जुलाई में पैसे निकाले फिर एक एंट्री पास करेंगे ड्रॉइंग्स टू कैश। ऐसे करते करते साल भर जितने भी पैसे ड्रॉइंग्स में जाएंगे वो ड्रॉइंग्स टू कैश होते जाएंगे। लेकिन जब ईयर एंड में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो साल भर की जितनी भी ड्रॉइंग्स होती हैं उन ड्रॉइंग्स को हम कैपिटल से एडजस्ट करवा लेते हैं और उसके एडजस्टमेंट की एंट्री होती है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब इस एंट्री का क्या लॉजिक है, ये जो ड्रॉइंग्स अकाउंट दिख रहा है, ये ड्रॉइंग्स अकाउंट जो है वो अल्टीमेटली ये वो पैसा है जो पार्टनर ने विड्रॉ कर रखा है और ये पैसा फाइनली उसके कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा। आपने 11th में जब बैलेंस शीट बनाई थी तो याद कीजिए, बैलेंस शीट में हम सबसे पहले कैपिटल लेते थे, फिर नेट प्रॉफिट प्लस करते थे और फिर लास्ट में ड्रॉइंग्स माइनस भी करते थे। तो वो जो कैपिटल में से ड्रॉइंग्स माइनस करते हैं ये उसकी एंट्री है, ये पैसे विड्रॉ करने की एंट्री नहीं है। आई रिपीट, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, पैसे विड्रॉ करने की एंट्री नहीं है। पैसे विड्रॉ करने की तो जब जब पार्टनर ने पैसे विड्रॉ किए होंगे तब तब एंट्री पास हो गई होगी ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, ड्रॉइंग्स टू बैंक। जब भी उसने पैसे निकाले ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया, टू कैश हो गया, टू बैंक हो गया, टू परचेज हो गया। लेकिन साल भर की जितनी टोटल ड्रॉइंग्स थी उनको लास्ट में जाके कैपिटल से माइनस किया जाता है, उसकी एंट्री है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये केवल ईयर एंड पे पास होती है। ये जो एंट्रीज हैं कैश टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू कैश, ये तो कभी भी पास हो सकती हैं। जब पार्टनर पैसे लाएगा तो एंट्री होगी, जब कैपिटल विड्रॉ करेगा तो एंट्री होगी। अगर कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहा है, ड्रॉइंग्स कर रहा है तो ड्रॉइंग्स की एंट्री होगी। और जितनी भी ड्रॉइंग्स होंगी जिस भी पार्टनर की, उनका टोटल ईयर एंड पे जो है वो अल्टीमेटली कैपिटल से एडजस्ट करवा दिया जाएगा। जिस दिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी दिन। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की क्या एंट्रीज होती हैं वो तो हमने ऑलरेडी देख ली। उससे कनेक्टेड ये एंट्रीज भी इसीलिए देख ली क्योंकि अल्टीमेटली हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय ये सारे पॉइंट्स भी हमको दिखते हैं। ड्रॉइंग्स भी लिखना पड़ता है, एडिशनल कैपिटल भी लिखना पड़ता है, इसीलिए मैंने उनके साथ ये एंट्रीज भी यहां कवर अप कर ली। खैर चलिए, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार ये आप क्विकली देख लीजिए, उसके बाद हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं और उससे समझते हैं कि ये सारी बातें जो हमने की उनको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है। तो अब स्क्रीनशॉट तो आप क्या ही लेंगे क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पेजेस थे, आप अलग अलग स्क्रीनशॉट सबके ले लीजिएगा। हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है डी एंड ई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैपिटल्स गिवन है 1,90,000, 1,60,000 डी और ई का एज ऑन 1 अप्रैल 25। ये दोनों का ओपनिंग कैपिटल है। फिर आगे लिखा हुआ है ऑल्सो डी ग्रांटेड अ लोन, ये लोन का अमाउंट है 50,000 रुपए और ये लोन कब दिया गया है 1 अक्टूबर 2025 को। कैपिटल बैलेंसेस की डेट है 1 अप्रैल और लोन की डेट है 1 अक्टूबर। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। वर्किंग पार्टनर है डी और वर्किंग पार्टनर को हमेशा सैलरी मिलती है, इसलिए यहां लिखा हुआ है मंथली सैलरी है 2500 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट है 10% पर एनम। देन उसके बाद लिखा हुआ है ई इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 15% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। अब जो ये आफ्टर चार्जिंग है इसका क्या होगा वो भी देखते हैं, एक वर्किंग नोट अलग से बनाना पड़ेगा। आफ्टर चार्जिंग डीज सैलरी, डी की सैलरी को नेट प्रॉफिट में से पहले माइनस करना है, उसके बाद हमें कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा 15% के रेट से। और आगे देखते हैं, लिखा हुआ है एन अमाउंट इक्वल टू 20% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जो लास्ट में हमने जनरल रिजर्व की एंट्री देखी वो एंट्री यहां भी करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि थोड़ा अमाउंट जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। आगे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट गिवन है 10%, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन है 12%। बस ध्यान ये रखना है कि वो 6 महीने वाला लॉजिक जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे और इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं लगता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे लगता है। लेकिन हाँ, अब चूंकि इस क्वेश्चन में लोन 1 अक्टूबर का है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी 6 महीने का कैलकुलेट होगा। इसीलिए नहीं कि बाय डिफॉल्ट 6 मंथ्स का कैलकुलेशन होता है, बल्कि इसीलिए
क्योंकि क्वेश्चन में डेट ऑफ लोन गिवन है, ये नहीं गिवन होती तो 1 अप्रैल से पूरे साल का लगा देते। खैर और आगे देखते हैं। डी विड्रॉन 1500 पर मंथ एंड ईज ड्रॉइंग्स वर रुपीज 22,000। 22,000 के आगे पर मंथ नहीं लगा हुआ है। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,23,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26, 31 मार्च 2026 का ये प्रॉफिट है। बिफोर कंसिडरिंग, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बिफोर कंसिडरिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स, मतलब जितने भी ये आइटम्स दिख रहे हैं इनको कंसिडर किया जाना अभी बाकी है। उससे पहले का जो प्रॉफिट है वो 1,23,000 रुपए है। तो क्या ये 1,23,000 रुपए मेरा नेट प्रॉफिट है? क्या मेरा नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें से सारे चार्जेस माइनस कर दिए गए हों। खैर अभी उसका वर्किंग नोट बनाएंगे। आगे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल दी अबव एडजस्टमेंट्स। तो अब जब हमने जर्नल एंट्रीज का इतना डिटेल में आधे घंटे का डिस्कशन कर लिया है तो फिर ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन करना बनता है, जो एंट्रीज हमने समझी हैं जब तक हम उनको न्यूमेरिकली सॉल्व करके नहीं देखेंगे, कैलकुलेशंस करके नहीं देखेंगे, तब तक सारी चीजें इफेक्टिवली समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि वैसे भी 50 मिनट का वीडियो देख के ही कुछ लोगों ने छोड़ दिया होगा तो वो तो वैसे ही आउट हो गए। अब जिन्होंने आधा घंटा देख लिया है उन्हें पूरा ही देख लेना चाहिए, एटलीस्ट एक क्वेश्चन ये देख लेना चाहिए, ताकि सारी चीजें जो हैं हमने थियोरेटिकली समझी हैं उनको न्यूमेरिकली भी प्रॉपरली एक बार समझ लें। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट और यहां आएगा सीरियल नंबर। डेट का कॉलम होता है वैसे ही, लेकिन अब चूंकि सारे के सारे एडजस्टमेंट्स जो है वो 31 मार्च के ही हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉलम बना लिया सीरियल नंबर का। अब पहली एंट्री लॉजिकली सोचें, जो हमने आज सीखा उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। पहली एंट्री किसकी होनी चाहिए? एप्रोप्रिएशंस भी हैं, चार्जेस भी हैं, जनरल रिजर्व में भी पैसा ट्रांसफर करना है। पहली एंट्री होनी चाहिए चार्जेस की। अब हम अपने क्वेश्चन में चार्जेस जरा देखते हैं, कहाँ है चार्जेस? ये वर्किंग पार्टनर की सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फिर कमीशन है, ये तो एप्रोप्रिएशंस हो गए। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है ये पहला चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट 12% पर एनम। किसको मिलेगा? ये डी ग्रांटेड लोन लिखा हुआ था, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पहली पास होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट। देखिए डी को हम कुछ भी पे करेंगे, कुछ भी अलाउ करेंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज होता है, वो लोन अकाउंट में ही जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट। अब कैलकुलेशन कैसे होगा? कैलकुलेशन देखिए, यहां पे 50,000 का लोन था, 12% के रेट से कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेटर उठाएंगे, अमाउंट आएगा 6,000 रुपए। आधे साल का कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3,000 रुपए। यहां लिखेंगे 3,000, क्रेडिट में भी आ जाएगा 3,000। ये हो गई पहली एंट्री पास। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसके अलावा और कोई चार्ज है क्या? तो वो भी दे देते हैं। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा एक ही चार्ज और हो सकता था, वो था रेंट, पर इस क्वेश्चन में रेंट नहीं है। तो अब क्या करें? अब इन दोनों में से कोई एक्सपेंस है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, उसे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए उसको सेकेंड एंट्री में पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन पहले डेबिट हुआ था अब वो क्रेडिट हो जाएगा। यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, सेम अमाउंट आ जाएगा 3,000 3,000। ये दो एंट्रीज पास हो गई, मतलब चार्जेस का मैटर सबसे पहले हमने खत्म कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन के ड्यू की एंट्री हो गई, फिर पीएनएल अकाउंट में इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज है। अब और आगे देखते हैं, अब किसकी एंट्री पास करनी है? वर्किंग पार्टनर को सैलरी मिलनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है,
देन कमीशन भी देना है। अब हमारे ऊपर है, हम जो चाहे पहली एंट्री पास कर सकते हैं, मतलब एप्रोप्रिएशंस में पहली एंट्री पास कर सकते हैं। देखिए यहां आ जाते हैं, यहां एंट्री पास करते हैं। एंट्री नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू ईज कैपिटल, टू डीज कैपिटल टू ईज कैपिटल। कैलकुलेट कर लेते हैं। डी का कैपिटल गिवन है 1,90,000 रुपए। 1,90,000 का 8% कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 8,000 प्लस 7,200, 15,200 रुपए। ये डी का हो जाएगा 15,200। देन ई का भी देख लेते हैं। ई का कैपिटल है 1,60,000 रुपए। 1,60,000 का 8% निकालेंगे तो 8,000 और 4,800, 12,800 रुपए। इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता चल जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 17, 27, 28,000 रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू ईज कैपिटल, 3 एंट्रीज हमारी हो गई हैं। और आगे देखते हैं। सैलरी लिखी हुई है। सैलरी कितनी लिखी हुई है? 2,500 रुपए की। किसको मिल रही है? डी को मिल रही है। इसकी भी एंट्री पास कर लेते हैं। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे एंट्री नंबर 4, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। देखिए सारी चीजें हम अलाउ कर रहे हैं, पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, 2,500 रुपए हर महीने की सैलरी थी, तो टोटल सैलरी हो गई पूरे साल की 30,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, देन सैलरी भी दे दी। इंटरेस्ट ऑन लोन तो पहले ही दे दिया था। और आगे देखते हैं और क्या बचा। अब नेक्स्ट आइटम लिखा हुआ है, ई इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 15% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 15% कमीशन देना है, लेकिन उसमें से सैलरी चार्ज करने के बाद। अब इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये जर्नल एंट्रीज यहां चल रही हैं, यहां एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अब ये कमीशन कैसे आएगा वो ध्यान से समझिएगा। ऑल्दो जर्नल एंट्री से रिलेटेड नहीं है, पर चूंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा, तो हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में फिगर दिख रहा था वो था 1,23,000 रुपए। क्या वो प्रॉफिट 1,23,000 रुपए मेरा नेट प्रॉफिट था क्या? वो मेरा नेट प्रॉफिट नहीं था। क्यों नहीं था नेट प्रॉफिट? क्योंकि नेट प्रॉफिट, अगेन मैंने बताया ना, जब तक सारे चार्जेस माइनस नहीं हो जाते तब तक हम नेट प्रॉफिट तक नहीं पहुंचते। उस प्रॉफिट में से जो हमको दिखा था, उसमें से एक चार्ज माइनस होना बाकी था, वो था इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का फिगर है 3,000 रुपए। जब तक इस 1,23,000 में से मैं इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं कर देता, तब तक मेरा नेट प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। तो मेरा नेट प्रॉफिट अब आया 1,20,000। ये मेरा नेट प्रॉफिट है। पर क्या मुझे 1,20,000 का 15% करके कमीशन देना है क्या? द आंसर इज अगेन नो। इसका 15% नहीं होगा। क्वेश्चन में देखिए कंडीशन क्या लिखी हुई है, उसको प्रॉपरली समझिए। एन अमाउंट, सॉरी, ई इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 15% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो पहले तो हमने सही सही नेट प्रॉफिट निकाला। आफ्टर चार्जिंग डीज सैलरी। अब आफ्टर चार्जिंग डी सैलरी मतलब इसमें से डी की सैलरी अभी माइनस करनी है, तो इसमें से माइनस कर देते हैं। डीज सैलरी 2,500 रुपए हर महीने सैलरी थी, 30,000 रुपए उसकी टोटल सैलरी थी। माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डीज सैलरी। कितना आ जाएगा? 90,000 रुपए। ये वो प्रॉफिट है जिसका 15% कमीशन मुझे अलाउ करना है। इसका 15% कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 13,500 रुपए। ये हो गया ई का कमीशन। चलिए इसकी भी एंट्री पास कर लेते हैं। अब यहां आ जाएंगे।
एंट्री नंबर 5, एंट्री होगी पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट। यहां पे अमाउंट आ जाएगा 13,500। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो गई हमारी, सैलरी की हो गई, कमीशन की हो गई, इनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ऊपर नीचे आप जैसा चाहें कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जिन चीजों की एंट्री नहीं पास हुई है उनकी एंट्री भी पास करते हैं। एंट्री नंबर 6, देखते हैं क्या रह गया। वर्किंग पार्टनर को सैलरी देनी थी, दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बचा हुआ है, देन कमीशन हो गया और फिर जनरल रिजर्व बचा हुआ है। कर लेते हैं क्विकली एंट्रीज पास। सबसे पहले ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्या एंट्री पास होनी चाहिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है। ये सारे आइटम जो 3 देखे हमने, जो ये कमीशन है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये चार्जेस थे। अब चाहे तो हम इन्हें पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दें, फिर इनकम की बात करें, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री पहले कर लें, फिर एक साथ हम ट्रांसफर एंट्रीज भी देख लेंगे। तो यहां पे एंट्री नंबर 6 पास होगी, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट देख लेते हैं। डी का अमाउंट लिखा हुआ है 1500 रुपए, हर महीने वो पैसे विड्रॉ करता है। 1500 पर महीने विड्रॉ करता है तो पूरे साल की ड्राइंग्स हो गई 18,000 रुपए। 18,000 रुपए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो 18,000 का 10% निकालेंगे 1800 आएगा, 6 महीने का निकालेंगे तो 900 रुपए आ जाएगा। यहां पे डीज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 900। अब ई की बात करते हैं। ई का लिखा हुआ है 22,000, तो 22,000 का मतलब 10% करेंगे तो 2200 आएगा। उसका 6 महीने का कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1100 रुपए और टोटल अमाउंट हो जाएगा 2000। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्रीज पास हो गई। अब यहां पे एंट्री पास करते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन लोन एकमात्र चार्ज था, उसको ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन अब क्या क्या ट्रांसफर करना बचा है, अब सबको एक साथ ट्रांसफर कर देते हैं। एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्या क्या ट्रांसफर होगा? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन टू पार्टनर सैलरी, देन टू पार्टनर्स कमीशन। ये सब ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना आया था? 28,000 रुपए आया था, यहां 28,000 लिख देंगे। देन पार्टनर सैलरी 30,000 रुपए थी, वो 30,000 यहां लिख दिया। देन पार्टनर्स कमीशन की 13,500 लिखा हुआ है, 13,500 यहां लिख देंगे। अब इनका टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 30, 40, 68, 71,500, 71,500 रुपए हमने डेबिट कर दिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सारे के सारे आइटम्स जो थे, जो चार्जेस एप्रोप्रिएशन से, वो हमने एक साथ ट्रांसफर कर दिए। लेकिन एक आइटम अभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं। एंट्री नंबर 8, एंट्री होगी जस्ट ऑपोजिट। यहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 2,000 रुपए का अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ये यहां पे आ जाएगा।
तो ये ट्रांसफर एंट्रीज भी हो गई। एप्रोप्रिएशंस जो हमने पे किए पार्टनर को उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और जो अमाउंट हमने उनसे लिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसे भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। अब क्या बचा? अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बच गया अब क्वेश्चन में? ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला पॉइंट भी हो गया। अब बचा है ये 20% ऑफ नेट प्रॉफिट जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, और उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो वो इस रेशियो में जो लास्ट में यूज होता है 3:2 डिविजिबल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट के लिए भी एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। खैर आगे देखते हैं। यहां पे आ जाएगी एंट्री नंबर 8 के बाद 9। जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने की एक ही एंट्री होती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अमाउंट कितना? अमाउंट होगा 1,23,000 का निकाला जाए। ये मेरा नेट प्रॉफिट है 1,20,000 रुपए। इसका 20% लिखा हुआ है। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिख रहा है वो 1,23 है, पर वो नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट है 1,20। 1,20 का 20% करेंगे तो आ जाएगा 24,000। ये अमाउंट हमारा ट्रांसफर हो गया जनरल रिजर्व में। अब क्या बचा? अब बची एक आखिरी एंट्री, उसको भी पास कर लेते हैं। एंट्री नंबर 10, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू ईज कैपिटल। अब लास्ट में जितना भी प्रॉफिट बच जाता है वो हम फाइनली ट्रांसफर कर देते हैं डी और ई जो पार्टनर्स होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं अकाउंट, तब तो वो डिविजिबल प्रॉफिट निकालना इजी होता है, डायरेक्ट माइनस करके जाते हैं तो आ जाता है फिगर। लेकिन यहां पे देखिए वर्किंग नोट से हमको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इसी के बाद एक और वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा ध्यान से समझिए। नेट प्रॉफिट तो निकल गया था, कितना था नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट था 1,20,000 रुपए। इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने दे दिया। बाकी सारे आइटम्स का क्या? बाकी सारे आइटम्स का टोटल कितना है? टोटल ये 71,500 रुपए दिख रहा है। इसमें आईओसी, सैलरी, कमीशन सब आ गया। तो यहां पे माइनस कर देते हैं आईओसी, सैलरी, कमीशन। क्या यहाँ पे अलग अलग से माइनस करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये वर्किंग नोट है, ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से बना सकते हैं। इसको भी डिटेल में बनाने जाएंगे तो और टाइम लगेगा। आईओसी, सैलरी, कमीशन एक साथ माइनस कर देते हैं। इसके अलावा और कुछ माइनस करना है क्या? बिल्कुल करना है। जो हमने जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया वो भी तो चला गया, तो वो भी यहां से माइनस होगा 24,000 रुपए। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो हमारे लिए इनकम है जिसको हमने अभी तक ऐड नहीं किया है, उस 2,000 रुपए को भी ऐड कर देते हैं। 1,20,000 में से 24,000 भी माइनस होंगे और ये 71, तो कुल मिला के 95,000 जो है माइनस होंगे। बचेंगे 25,000, 2 27,000, 26,500। ये आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। तो 26,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 और 26,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 15,900 और ये आ जाएगा 10,600। 15,900 और 10,600 ये फाइनल एंट्री का फिगर आ गया। यहां पे लिखेंगे 26,500, 15,900 रुपए डी के और 10,600 रुपए ई के। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जर्नल एंट्रीज किस तरह से हमने पास की। एक और डाउट आता है कि क्या वो कैपिटल और ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट की एंट्रीज भी यहाँ पे पास करनी है क्या? तो इस क्वेश्चन में उन एंट्रीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्योरली ऐसे होते हैं कि जिनमें प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज पास करनी होती हैं। इसीलिए केवल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आइटम्स आते हैं उन्हीं की एंट्रीज पास करनी होती है। ड्राइंग्स की एंट्री की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो ये जर्नल एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी, और ये जो कैलकुलेशंस हमने किए, जो वर्किंग नोट बनाए, ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहे होंगे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जितना आसानी से यहां पे आप घर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, उतना आसानी से आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे आप कॉपी के साथ कैलकुलेटर भी लेके बैठे हैं। कैपिटल का फिगर डालते हैं, इनटू 12% कर देते हैं, तो आपको इमीडिएटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आंसर मिल जाता है। उसके बाद कमीशन निकालनी हो तो 2 आइटम माइनस करने हैं, वो भी कैलकुलेटर से माइनस करके 15% कैलकुलेट करते हैं तो कमीशन का फिगर आ जाता है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में कैलकुलेटर आपके पास नहीं होगा, और ऐसे केस में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इस चीज को समझिए और कोशिश करिए कि आप इनिशियल स्टेज पे हैं, आपको कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी भी अगर आप कैलकुलेटर पे ओवर डिपेंडेंट रहेंगे तो अल्टीमेटली होगा ये, क्योंकि मैंने देखा है, कई बार ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि 3+3 की जगह 3×3 कर देते हैं और आंसर स्क्रीन पे आता है 9, और उनका दिमाग जो है वो ये ऑब्जर्व भी नहीं कर पाता है कि उन्होंने 3+3 कमांड देना था और उसका आंसर 6 होना चाहिए। तो इतनी बेसिक सी मिस्टेक भी जो है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कैलकुलेटर पे कि हम हर बेसिक कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर उठा लेते हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना डिपेंडेंस जो है वो कैलकुलेटर पे धीरे धीरे कम कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपने एग्जाम में कैलकुलेशन सही किए कि नहीं किए हैं। अदरवाइज जो है यहाँ पे कैलकुलेशन कैलकुलेटर से होते जा रहे हैं, एग्जाम में पूरा बर्डन हमारे ऊपर आ गया, तो हमने क्या कैलकुलेशन किया उसका आता पता ही नहीं है। सीबीएसई वैसे भी क्या चेकिंग करवा रही है उसका आता पता उसको खुद को नहीं है, तो ना आपको आता पता है ना उनको आता पता है, तो फिर ऐसे केस में नंबरों का क्या हाल होगा। थोड़ा सा विचार करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप जो है एटलीस्ट घर पे बैठ के कर रहे हैं तो बेसिक कैलकुलेशंस जो है वो आप खुद से करें, कैलकुलेटर से नहीं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।